नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लोक प्रशासन की क्लास में हमने पढ़ा था कि लोक प्रशासन है क्या, उसका अर्थ क्या है, प्रवृत्ति क्या है और उसका महत्व क्या है। आज हम उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। ये जो नोट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिएगा, आपको मिल। चलिए समझते हैं कि लोक प्रशासन को हम किस प्रकार लिखेंगे। पहले अगर हम 3 मार्कर्स की बात करें, अगर पूछता है प्रशासन, प्रशासन को हम किसी राइटर के कोट से शुरू कर सकते हैं। मतलब नहीं बदलना चाहिए, बस ये है कि सारगर्भित तरीके से हम उसको कैसे लिखें। प्रशासन का अर्थ होता है कार्य को करवाना, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। ये जो परिभाषा दिया है लूथर गुलिक ने, और बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है जो आपको याद आ जाएगी कि प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की हेतु कार्यों को करवाने से। लूथर गुलिक लिख करके अगर इस परिभाषा को लिखें तो इसका बहुत ही महत्व बढ़ जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ में 3 नंबर में भी पूछ सकता है प्रशासन के प्रकार। प्रशासन 2 प्रकार का होता है, एक है लोक प्रशासन और एक है निजी प्रशासन। तो अगर शासन का प्रकार पूछे तो एक जो सार्वजनिक प्रशासन है वो लोक प्रशासन है, और जो प्राइवेट प्रशासन होता है जैसे कि कंपनी का प्रशासन है वो निजी प्रशासन है। इसके अंतर को भी हम आगे समझेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, प्रशासन क्या है और प्रशासन के प्रकार क्या है। इसके साथ ही प्रशासन क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो जो परिभाषा है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन बन जाएगा जो कि परिभाषा को बता देगा कि प्रशासन आखिर है क्या। हमेशा जब भी हम उत्तर की शुरुआत करेंगे तो उत्तर अपने प्रश्न से ही निकलता है। तो जो प्रश्न में पूछा गया है वो सबसे पहले आ जाए। प्रश्न में पूछा गया है प्रशासन क्या है, तो प्रशासन की परिभाषा बता दीजिए सबसे पहले, और बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। तो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करवाना ही प्रशासन है। तो हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। अब दूसरा इसका हिस्सा है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो नीचे बता दीजिए इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है निश्चित उद्देश्य होता है। प्रशासन में एक निश्चित उद्देश्य होता है, गोल होता है, जिसको अचीव करना होता है, और उस गोल को पाने के लिए जितने भी लोग काम करते हैं वो सब प्रशासन के अंग हैं। तो प्रशासन में एक निश्चित उद्देश्य होता है, और मैंने बताया कि व्यक्ति अकेले कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि एक संस्था बनेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, यानी सामूहिक कार्य होगा। तो सामूहिक प्रयास सम्मिलित होता है। तो प्रशासन में क्या होता है, अकेला कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि सामूहिक प्रयास से वो काम हो रहा है, उस गोल को हम पा रहे हैं। प्रशासन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह पर। तो अगर आप घर पे भी देखें तो घर पे भी प्रशासन है, समाज में देखें तो समाज में प्रशासन है। न सिर्फ भारत में, अमेरिका में, कहीं दुनिया के कोने में चले जाएं, अगर मनुष्य है तो वहां पर प्रशासन पाया ही जाएगा। प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मानव समाज के निर्माण से ही यह पाया जाता है। जब मनुष्य कबीलों में रहने लगा और एक समाज का निर्माण कर लिया, तभी से प्रशासन की शुरुआत होगी। हमने काम को बांट दिया कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। इस तरह से प्रशासन जो है वो एक प्राचीन अवधारणा है। हालांकि उसको मॉडर्न रूप अभी मिले बहुत कम समय हुआ है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सदियों से चला आ रहा है। जब से मानव का कबीले बनाए, समाज बनाया, तब से प्रशासन चला आ रहा है। साथ ही प्रबंधन प्रशासन में निहित है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रबंधन के जो भी सिद्धांत हैं वो प्रशासन में आते ही हैं। जैसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको हम प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ये भी प्रशासन का हिस्सा है। संगठन बनाते ही हैं, डायरेक्शन देते हैं यानी निर्देशित करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं। तो प्रबंधन के जितने भी सिद्धांत हैं वो प्रशासन के भी सिद्धांत हैं, इसलिए प्रबंधन प्रशासन में निहित है। चलिए आगे समझते हैं। अब एक और प्रश्न पे आते हैं 5 मार्क्स में, लोक प्रशासन क्या है और यह किस प्रकार निजी प्रशासन से। तो देखो, लोक प्रशासन
हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ा था कि उसको लेकर के थिंकर्स क्या कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि विधि तथा नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। सिंपल सी डिफिनीशन है कि जो भी कानून बनेंगे उनका क्रियान्वयन होगा वही लोक प्रशासन कहलाएगा। जो भी कानून है या जो नीतियां हैं का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। यह निजी प्रशासन से निम्न रूप से भिन्न है। अब इसको पॉइंटर में आप चाहें तो दो कॉलम बना सकते हैं, एक तरफ निजी प्रशासन लिख सकते हैं, एक तरफ लोक प्रशासन लिख सकते हैं। ऐसे भी इस अंतर को लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहला है निजी प्रशासन के क्षेत्र सीमित। निजी प्रशासन किसी कंपनी का होगा और कंपनी का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। लोक प्रशासन व्यापक रूप से जनता के लिए काम कर रहा है तो उसकी व्यापकता ज्यादा है, उसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है। जबकि निजी प्रशासन कोई एक कंपनी है, उस कंपनी पर ही तक ही सीमित है। जबकि लोक प्रशासन का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात अगर हम देखें, निजी प्रशासन व्यक्तिगत या संस्थागत उद्देश्य की पूर्ति करता है। निजी प्रशासन जो है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो व्यक्तिगत यानी किसी कंपनी का गोल होगा कि हमको इतने कार एक साल में बेच देने हैं, तो इतने कार को बेचने के लिए जो उसने प्रशासन बनाया है वो उसका निजी प्रशासन है, वो उस कंपनी का उद्देश्य है। जबकि लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन लोक प्रशासन जनता के लिए किया गया प्रशासन है, तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक होगा। जैसे कि कर्जा माफ करना है, मंत्री जी ने कहा कि कर्जा सबका माफ हो जाएगा, तो कर्जा माफ कराने के पीछे जो प्रशासक काम करेंगे वो सार्वजनिक उद्देश्य के साथ करेंगे कि किसके पास कितने कितने कर्जे हैं और कितना उनका चुकाया जा चुका है, कितना उनका माफ किया जाएगा। तो लोक प्रशासन जो है वो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। निजी प्रशासन के प्रबंधक स्वयं के मालिक होते हैं। कोई कंपनी का बॉस है, सीईओ है, वो मालिक है। जबकि लोक प्रशासन मंत्री परिषद के अधीन होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक परमानेंट कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका होती है। लोक प्रशासक अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और वो किसके अधीन होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है भाई? तो ये मंत्री परिषद जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न 5 मार्क्स में लेते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति समझाएं। ये हम लोग लेक्चर में हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम कैसे इसको लिखेंगे अगर 5 मार्क्स में आ जाएगा तो। लोक प्रशासन की प्रकृति एकीकृत व प्रबंधकीय दोनों है। एकीकृत को समग्र भी कहते हैं। तो पहले बता दोगे कि प्रबंधकीय क्या है, क्या जो भी आपको समझ में आए, एकीकृत या प्रबंधकीय। प्रबंधकीय पहले होता था ज्यादातर, वर्तमान समय में एकीकृत लोक प्रशासन ज्यादा प्रचलित है। प्रबंधकीय क्या होता है भाई? इसमें उच्च स्तरीय प्रशासक आते हैं। मैंने बताया कि जो निर्णय लेने वाले प्रशासक होते हैं वो ही सिर्फ प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। तो जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि जो उस उच्च स्तरीय लोग हैं वही प्रशासक हैं, वही लोग प्रशासक कहलाएंगे। जबकि एकीकृत कहता है उच्च से निम्न तक सभी सम्मिलित होते हैं, यानी ग्रुप ए भी सम्मिलित है, ग्रुप बी भी सम्मिलित है, ग्रुप सी भी सम्मिलित है, ग्रुप डी भी सम्मिलित है। जब सबको एक साथ समग्र रूप से लोक प्रशासक माना जाएगा तो वो एकीकृत कहलाएगा या समग्र कहलाएगा। अब अगला एक और है कि भाई प्रकृति हमने देख लिया दृष्टिकोण के आधार पे। फिर लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान कैसे है? तो सार्वभौमिक है, सभी जगह पाया जाता है, क्रमबद्ध है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, कुछ स्तर तक प्रायोगिक भी है। जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे, विचारक पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ थिंकर्स ने बहुत सारे प्रयोग किए और समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है, राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो कुछ सिद्धांत इसके प्रायोगिक भी हैं। इस कारण ये विज्ञान है। लेकिन कला भी है क्योंकि इसमें अभ्यास है, इतना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही निपुण होते जाएंगे। कौशल विकास है, प्रशिक्षण है, इसलिए यह कला के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जो लोक प्रशासन है वो कला भी है, विज्ञान भी है, उसमें जो दृष्टिकोण सम्मिलित है वो प्रबंधकीय भी सम्मिलित है और एकीकृत भी सम्मिलित है। तो अगर प्रकृति पूछे तो आप ऐसे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आगे समझिएगा, लोक प्रशासन और प्रबंधन में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। मैंने बताया कि लोक प्रशासन के अंदर ही प्रबंधन आता है। लोक प्रशासन में प्रबंधन निहित होता है ना, आलू की तरह हर सब्जी में पड़ जाता है, हर सब्जेक्ट में आ जाएगा प्रबंधन।
क्यों है? तो निहित क्यों है? तो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन आवश्यक है। अगर हमने कोई गोल बनाया है, गोल को सही तरीके से हमको पाना है, तो हमको प्रबंधन करना ही होगा। मान लीजिए आप एमपीपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब एलिमेंट डालेंगे तब उस गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी कोई भी गोल होगा, उद्देश्य होगा, तो उसमें प्रबंधन आएगा ही। नियोजन, प्लानिंग जिसको कहते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, निर्देशन डायरेक्टिंग कहते हैं, और नियंत्रण कंट्रोलिंग कहते हैं। तो नियोजन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। संगठन कौन कौन से विभाग होंगे, किसको क्या काम दिया जाएगा। निर्देशन किस प्रकार से काम करेंगे, मोटिवेट करेंगे। नियंत्रण कहीं काम खराब ना हो जाए इसलिए नियंत्रण करेंगे। तो ये जो प्रबंधन के तत्व है, ये सब चारों प्रबंधन के तत्व हैं। ये चारों प्रबंधन के तत्व लोक प्रशासन में भी समाहित होते हैं, इसलिए लोक प्रशासन में प्रबंधन निहित है। अगला देखिए, प्रबंधन से लोक प्रशासन का दिशा निर्धारित होता है। अगर प्रबंधन ना हो तो दिशाहीन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, दिशा कैसे निर्धारित होगा, क्या करना है, कब करना है, कितना पढ़ना है। अब ये नहीं कि आप बहुत सारी किताबें लेकर के बैठ गए और पढ़ने लगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत कम पढ़ रहे हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितना आवश्यक है उतना पढ़ना, ये प्रबंधन ही तो है। तो कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो, तो उसमें प्रबंधन आता ही है। प्रबंधन आपको दिशा देता है। जैसे ही आप प्लानिंग कर लोगे कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, वैसे ही आप एक दिशा में आ जाओगे और अपने लक्ष्य को पालोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये प्रश्न आ सकता है, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन में क्या अंतर है। भूमिका पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। 5 नंबर में इसको समझ लीजिए थोड़ा सा बस। जो विकसित देश है भाई, अब विकसित देशों में क्या था कि उनके अपने थिंकर्स हुआ करते थे। इन्होंने लोक प्रशासन के लिए बहुत सारी थ्योरी दी। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में बहुत सारे सिद्धांत आए, तो उनके लोक प्रशासन का मॉडल उनके अनुसार था। जैसे मान लो लूथर गुलिक आए हों, या फिर टेलर आए हों, या फिर आपके वुड्रो विल्सन आए हों। इन लोगों के अपने विचार थे और वो विचार उनकी परिस्थितियों के अनुसार थे, तो उनकी परिस्थितियों के अनुसार वो लागू हो पाए। तो विकसित देशों ने अपना प्रतिरूप विकसित किया, इनका स्वयं का प्रतिरूप है जो उनके अनुकूल है। लेकिन विकासशील देशों ने क्या किया कि इन्होंने विकसित देशों के प्रतिरूप को स्वीकार किया। ज्यादातर जो थ्योरी, जो सिद्धांत पाश्चात्य लोगों ने दिया, उसको ही विकासशील देशों, जैसे भारत भी उसमें आता है, ने उसी मॉडल को स्वीकार किया, उसी प्रतिरूप को। हो सकता है उनके अनुकूल चीजें सही हो, लेकिन हर चीज हर जगह सही हो, ये तो हो नहीं सकता। तो विकासशील देशों ने उनका स्वीकार किया। सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है, अपना खुद का मॉडल हो, भारत का खुद का मॉडल हो, जिसके अनुसार यहाँ की कार्यप्रणाली बने और लोक प्रशासक उसी के अनुसार काम करें। इसकी जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने कौन सा मॉडल अपनाया? विकसित देशों के। अब विकसित देशों में एक चीज और है कि जागरूकता अधिक है, वहां शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोग जानते हैं क्या उनके अधिकार हैं, तो लोक प्रशासन वहां अच्छे से काम कर पाता है। जबकि यहाँ जागरूकता का अभाव है, सही लोगों तक जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, लोग वंचित रह जाते हैं। जो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं। उसका कारण है जागरूकता का अभाव। तो जागरूकता की बहुत जरूरत है विकासशील देशों में। कौशल पर आधारित, अब वहां पर जो लोक प्रशासक होंगे उनको उसके आधार पे विभाग मिलेगा, क्या वो उस विभाग को करने का कौशल रखते हैं, उसको चलाने का कौशल रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चयन हो जाता है, एग्जाम हो जाएगा और चयनित हो जाएंगे, और चयनित होने के अनुसार उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको विभाग दे दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि क्या वो उस विभाग को चलाने में सक्षम है या नहीं। तो विकासशील देशों में सबसे बड़ी समस्या है, एक कॉमन एग्जाम के तहत चयन कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि क्या आप उस विभाग को करने का कौशल चलाने का कौशल रखते हो या नहीं। इसके साथ ये गुणात्मक होते हैं, यानी संख्या ज्यादा ना हो, लेकिन जो हो वो श्रेष्ठतम हो। यहाँ पर मात्रात्मक होते हैं, यानी कि यहाँ पर संख्या जो है ज्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन किस प्रकार काम करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा 11 मार्कर्स ले लेते हैं। 11 मार्कर्स में आ जाए आपका लोक प्रशासन क्या है, प्रवृत्ति एवं महत्व को समझाइए। ये 11 नंबर में आ गया आपका। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल यह है कि लोक प्रशासन क्या है। शुरुआत यहीं से कर देंगे। हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा वो इसी का बृहद रूप होगा, जो प्रश्न है उसी का बृहद रूप हो जाएगा इंट्रोडक्शन। कैसे करेंगे, तो लोक प्रशासन क्या है तो ये समझा देंगे। लोक प्रशासन में लोक नीति को लागू करने के सभी कार्य सम्मिलित हैं। पढ़ा दिया है मैंने कि लोक नीतियों को लागू करना ही लोक प्रशासन है, और जो भी गतिविधियां होंगी वो सब लोक प्रशासन के अंदर आएंगी। और एकीकृत जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार सभी लोक प्रशासक होंगे जो उस कार्य को करेंगे, चाहे ग्रुप ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो। तो लोक प्रशासन में लोक नीति को लागू करने के सभी कार्य सम्मिलित हैं। लोक प्रशासन के पितामह माने जाने वाले वुड्रो विल्सन के अनुसार, अब हम एक परिभाषा डाल देंगे। वुड्रो विल्सन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के पितामह। तो उनकी परिभाषा क्या है, विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। ये उनकी परिभाषा है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और ध्यान रख दीजिएगा, अगर किसी और विचारक के कोट भी अगर आपको आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, 1 2 3 आप लिख सकते हैं। अब पहला प्रश्न का आंसर हो गया हमारे कि लोक प्रशासन क्या है। अब 1 2 और कोट लिखने के बाद आप प्रकृति पे आ जाएंगे कि प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति। अब इसकी प्रकृति को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक दृष्टिकोण के आधार पे और दूसरा कला और विज्ञान के। तो पहले दृष्टिकोण के आधार पे हमने देखा एकीकृत और समग्र, मैं समझा चुका हूं। दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय, और कला और विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन एक कला है या विज्ञान है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पर थोड़ा डिटेल में ले लेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ले लिया हमने दृष्टिकोण के आधार पे, दूसरा ले लिया हमने कला और विज्ञान के। दृष्टिकोण को भी 2 भागों में बांट देंगे, प्रबंधकीय और एकीकृत। तो दृष्टिकोण के आधार पर इसमें एकीकृत और प्रबंधकीय सम्मिलित है। अब पहले हम बता दें प्रबंधकीय, तो हमने बताया कि जो उच्च स्तरीय होते हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं, जो निर्णायक होते हैं, वही लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। यानी जो उच्च स्तरीय लोग हैं वही लोक प्रशासन के अंदर आते हैं। ये कहलाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। मध्य और निम्न नहीं आते। इस दृष्टिकोण में केवल वे ही सम्मिलित होते हैं जो उच्च स्तर पर नीति निर्धारक या निर्णायक होते हैं। इसमें निम्न स्तर का प्रशासन सम्मिलित नहीं होता है। क्या हम समझा देंगे, चाहे तो डायग्राम बना लें, बस इस तरह की डायग्राम बनाना चाहे तो बना लें, अगर पेज बनना है तो, बट कोई जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए इसको बना दिया। ये बना सकते हैं एकीकृत। इसमें उच्च से लेकर निम्न तक के सभी स्तर को समाहित किया जा सकता है। यानी चाहे वो उच्च स्तर का प्रशासन हो या निम्न स्तर का हो, सभी इसमें आते हैं। तो यहाँ बना दिया हमने कि लोक प्रशासन कैसे बनता है, उच्च स्तर से बनता है, प्लस मध्य से, प्लस निम्न से, इसको कहते हैं एकीकृत व्यू। अब प्रकृति को हमने दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में बांटा है। देखो आपने डायग्राम में देख लो आप, एक तो हमने देख लिया दृष्टिकोण के आधार पे, एक देख लिया कला और विज्ञान के आधार पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। कैसे है भाई साहब? अब ये भी पूछ सकता है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसको समझाइए। तो आप अगर ये पॉइंटर जानते रहेंगे तो कला और विज्ञान को समझा देंगे। लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में कैसे है? यदि प्रबंधन अच्छा हो तो भविष्यवाणी संभव है। देखो विज्ञान में भविष्यवाणी होती है, फोरकास्टिंग कहते हैं। कैसे होती है कि हमको पता है ये करेंगे तो ये होगा। विज्ञान है ना, साइंस है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण होगा ही ना, गति के नियम लगेंगे ही ना, तो जो है वो होगा ही, वो कहता है विज्ञान। तो अगर आप सही तरीके से प्रशासन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित तौर पे भविष्यवाणी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम सही तरीके से काम करें सब मिल करके, तो प्रोडक्शन में अच्छा होगा, इतनी यूनिट और ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये थोड़ी सी भविष्यवाणी है। तो कहीं पर भी अगर भविष्यवाणी होती है तो उसको हम विज्ञान मान सकते हैं कि अगर हमने सही तरीके से काम किया,
जैसे आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो आप निकाल लोगे। तो ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये फ्यूचर में बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने थोड़ा उसकी मेहनत देख लिया और भविष्यवाणी कर दी। तो प्रबंधन अगर अच्छा होगा तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा हर जगह संभव नहीं है, हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत सारी आलोचनाएं हैं कि हम हर परिस्थिति हर काल में एक जैसी भविष्यवाणी कर पाए, इसलिए इसको कला के रूप में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन कैसे विज्ञान है, 2-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अनेक विधियों का प्रयोग होता है, बहुत सारी विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, और मेथड साइंटिफिक रूप से आते हैं। हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक साइंस का नजरिया है। तो विधियों का प्रयोग जो है उसको विज्ञान बनाता है। सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित है, कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है। दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे पद सोपान नामक चीज होगी कि टॉप पर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो सार्वभौमिक अगर प्रवृत्ति किसी की हो तो हम उसको विज्ञान मान सकते हैं। अगला, क्रमबद्धता पाई जाती है कि ये करेंगे तो ये होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये, मतलब हर 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 एक सिस्टम में हम क्रमबद्धता लाते हैं कि पहले हमको ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, फिर इसके बाद ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। तो जो क्रमबद्धता है वो इसको विज्ञान बना। अब देख लो लोक प्रशासन कला के रूप में, तो यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। जैसे कला भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई सिंगर ही है तो सिंगर अलग अलग तरीके से गा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अलग अलग एप्टीट्यूड है, अभी क्षमता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो जब व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है तो उसको हम कला कह देते हैं। कौशल की आवश्यकता होती है और इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अब कौशल विकसित होगा, कोई काम अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो आपसे काम कराया जाएगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर कौशल आता जाएगा। अभ्यास से कौशल का विकास होता है ना। कहते हैं ना कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, यानी उसने अभ्यास किया है, उसने मेहनत किया है, उसने उम्र गुजारी है और उसके अंदर कौशल आया है। जब कौशल विकसित होता है अभ्यास के द्वारा तो कला होता है। जैसे कोई गायक है, वो रियाज करेगा तो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। तो कौशल की आवश्यकता होती है और उसके लिए अभ्यास आवश्यक है, इसलिए कला है। सृजनात्मक क्षमता आवश्यक है, यानी कि अगर हमको कुछ नया चीज लाना होगा तो नए तरीके से सोचना भी होगा। तो जहां पर सृजनात्मकता आती है वहां कला होता है। तो सृजनात्मक क्षमता आवश्यक है। और परिवर्तन, विज्ञान परिवर्तनशील नहीं होता लेकिन कला परिवर्तनशील होता है, समय काल परिस्थितियों में बदलता है। तो लोक प्रशासन भी समय काल परिस्थितियों में बदलाव होता है, इसमें बदलाव होता है। तो हमने देख लिया कि लोक प्रशासन कला के रूप में कैसे है। अब हमारा प्रश्न का जो आखिरी मोड़ है, देखो आप, प्रश्न क्या था? प्रश्न था लोक प्रशासन क्या है, प्रकृति क्या है, और अंत में इसका महत्व समझाइए। तो भाई साहब, महत्व पे आ जाते हैं। लोक प्रशासन का महत्व, लोकतंत्र के वाहक के रूप में कार्य करता है। अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो लोक प्रशासन का अच्छा होना आवश्यक है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह पाएगा अगर लोक प्रशासन अच्छा होगा, जनता के लिए होगा। तो लोकतंत्र के वाहक के रूप में कार्य करता है, लोकतंत्र को बढ़ाता है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। जो भी लोक प्रशासन है, जैसे आप अगर पुलिस में जाते हैं तो आप शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होंगे। सीआरपीएफ में जानते हैं, शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। एक लोक प्रशासक के रूप में आप अपने देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायक। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक अच्छे लोक प्रशासन का होना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में सहायक है। सभ्यता, संस्कृति आदि का संरक्षक है, यानी नष्ट न होने पाए जो भी हमारी विरासत है, जो भी हमारी सभ्यता है, जो भी हमारी संस्कृति है, वो नष्ट न होने पाए, तो उसके संरक्षक का काम करता है। सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन अगर लोक प्रशासन न हो तो नीतियों का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन का होना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने में सहायक है। जो भी हमारे संविधान का उद्देश्य है उसको भी बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन, थोड़ा सा कंक्लूजन कर सकते हैं यहाँ पर, किसी सभ्यता के विकास का न सिर्फ साधन है बल्कि सभ्यता को बचाए रखने में भी सहायक है। तो लोक प्रशासन न सिर्फ सभ्यता को विकसित करता है बल्कि सभ्यता को बचाए भी रखता है।
हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लोक प्रशासन अगर न हो तो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छे से प्रशासन नहीं होगा तो सभ्यताएं एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। इनको चलाने के लिए, इनको बनाने के लिए और इनको आगे बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। ये जो नोट्स है आपको नीचे दिए गए लिंक के टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें। अच्छा लगे तो दूसरों को भी प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पर। नमस्कार।